हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज संविधान के पार्ट 2 है, संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब अंग्रेज व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे भारत में अपनी पैर जमा लिए थे, उसके बाद अब धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी ये अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे और शुरू करके ये लोग भारत से अधिक मात्रा में धन लूटकर अपने देश ब्रिटेन ले जाया करते थे। वहाँ पर एक्चुअली में लोग मतलब इन लूटे हुए धन को मतलब ब्रिटेन में भी इनको हे दृष्टि से देखते थे और वहाँ के सांसद को लगने लगा कि अब ये जो महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए आदेश दिया था, जाइए आप व्यापार कीजिए, लेकिन कंपनी जो है व्यापार करने के साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अधिक मात्रा में भारत से धन को लूटते थे और लूटकर ब्रिटेन ले जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं राजा को यह लगने लगा कि ये यहाँ के मतलब कंपनी के जो कर्मचारी हैं ये हमसे भी स्ट्रांग हो जाएंगे, पैसे रुपए में सब कुछ में समृद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अब इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया ताकि कंपनी को अपने नियम और कानून से चलाया जा सके। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ नियम थे। वह नियम क्या था? सबसे पहले उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला काम किया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अधीन जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, उन प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया। पहला काम हुआ। दूसरा काम इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया कि सन 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया, उच्चतम न्यायालय की, और उसके एक मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे। उन्होंने उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जिनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये तीनों और चारों न्यायाधीश थे जो वहाँ पर मतलब कि यहाँ भी उसी बहुमत के आधार पर ही काम होता था। मतलब 4 लोगों को बनाया गया था इसलिए ताकि उनके बात को सुना जा सके। मतलब कि अब जहाँ पर उसमें भी जो बातें उच्चतम न्यायालय में किसी मुद्दे पर लेकर की जाती थी तो वहाँ पर वोटिंग के माध्यम से ही वहाँ पर जो मतलब किसी भी मैटर को सुलझाया जाता था या किसी भी सिद्धांत को मानना होता था तो जिसका बहुमत होता था उसके सिद्धांत को पालन किया जाता था। तो इस तरह से सुप्रीम ये क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि 1773 मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है ना, ये इनके संक्षिप्त नाम है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण नियम था जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये भी कि भारतीय नागरिकों से उपहार लेना बंद कर दें। ठीक है ना, ये उपहार लेना भी बंद कर दिया गया। उसके बाद सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेकर लाया गया। इस एक्ट के तहत 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। ठीक है ना, ताकि उसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो नियम बनाए गए हैं उसमें जो त्रुटियां रह गई हैं उसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको दूर किया जाए। तो सन 1781 में पारित किया और जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये आता है कि 1784 मतलब कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से
जाना जाता है। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब कि कंपनी के राजनीतिक मामला कोई और देखेगा और वाणिज्यिक मामला कोई और देखेगा, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना। इसने निदेशक मंडल को, जो निदेशक मंडल की स्थापना किया, भारत में ये निदेशक मंडल बनाया गया, इसकी स्थापना किया गया। और निदेशक मंडल को व्यापारिक मामला, जो व्यापार से संबंधित है, जो वाणिज्य से संबंधित है, वो सारी देख रेख किसको दिया गया? निदेशक मंडल को दिया गया, ठीक है ना। अब और उसके बाद राजनीतिक मामला, जो राजनीतिक मामला था, उस राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया, जो कि ब्रिटेन में था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी स्थापना किया गया, मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, राजनीतिक मामला जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया, और निदेशक मंडल के हाथों में व्यापारिक मामलों को देखरेख, मतलब वाणिज्यिक मामलों की देखरेख दे दिया गया, ठीक है ना। आई बात समझ में ना। क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है किस मामले की देखरेख करता था? तो राजनीतिक मामले की। निदेशक मंडल किस मामले की देखरेख करता था? तो व्यापारिक मामले की, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य सरकार, ठीक है ना, राजस्व गतिविधियों का देखरेख और नियंत्रण करे, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह दिया गया शक्ति, क्या दिया गया कि ब्रिटिश भारत में सभी नागरिकों का सैन्य सरकार, जो ये सभी था, सबसे ये मतलब कि ये सब कुछ जो था, ये सब कुछ किसके हाथों में पहले था? पहले गवर्नर जनरल के हाथों में था, ठीक है ना। लेकिन अब गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। और कम करके, ठीक है ना, मतलब कि जो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब उसको सैन्य सरकार, सभी नागरिक और राजस्व और गतिविधियां, ये जितनी चीजें थी, इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया, ठीक है ना। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है ना। मतलब कि जो भी कंपनी ने अपने शक्ति के माध्यम से भारत में जो भी भूमि अधिग्रहण किया था, अब वह कंपनी के भूमि अधिग्रहण नहीं कहकर वह ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, ठीक है ना, जितने कंपनी ने अपने अंडर में लिया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब अब धीरे धीरे कंपनी के जो भी कार्य थे, प्रशासनिक कार्य थे, उस पर अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का अपना नियंत्रण होने लगा। आए बात समझ में ना। फिर से एक बार समझ लिया जाए कि 1773 एक्ट के, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मतलब क्या क्या नियमें प्रदान की गई और एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। मैंने कल बताया था वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। दूसरा अधिनियम ये है कि 1774 में क्या किया गया? कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, और इनके 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या क्या नाम था उनका? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कि उपहार जो भी थे,
उपहार अब क्या करेंगे, कंपनी के अधिकारी नहीं लेंगे भारतीय नागरिकों से, ठीक है ना। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण थी। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करने के पश्चात अब 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था भारत में? क्योंकि 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट को और अच्छी तरह से चलाया जा सके, उसमें सुधार करके, ठीक है ना। तो 1781 में संशोधन की सरकार ने, मतलब वहां की संसद ने, और सरकार 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। 1781 में उन्होंने क्या किया? पारित किया। किस? पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया, ठीक है ना, 1781 में, और इसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट को, ठीक है ना। उसके बाद अब इनकी जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो अधिनियम बनाए गए थे वो क्या थे? वो पहला अधिनियम ये था कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, पहला नियम था। और अलग अलग किया गया तो वाणिज्यिक कार्य किसको दिया गया और राजनीतिक मामला किसको दिया गया? तो वाणिज्यिक कार्य को निदेशक मंडल को सौंप दिया गया, मतलब व्यापारिक मामले को देखरेख की, और उसके बाद राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया, ठीक है ना। अब ये दोनों अलग अलग देखने लगे, अच्छी तरह से चलने लगी कंपनी। अब उसके बाद यहीं से क्या हुआ कि इस तरह से अब द्वैध शासन यहीं से प्रारंभ होता है, मतलब भारत पर दो तरह से शासन किया जाए। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इंग्लैंड में कर दिया गया था और निदेशक मंडल का गठन भारत में कर दिया गया था। तो एक जो मतलब अधिकारियों की जो मंडली थी वो भारत में व्यापारिक मामलों की देखरेख कर रही थी, और वहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंट्रोल कर रहा था। तो इस तरह से भारत में दोहरे शासन चलाया जा रहा था, ठीक है ना, द्वैध शासन चलाया जाता है। इसी को मतलब पूछा था कि किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना किया गया? तो द्वैध शासन की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही किया गया, ठीक है ना। यहीं से शुभारंभ उसकी होती है द्वैध शासन की। इसका भी अंत होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है को यह शक्ति प्रदान की गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार और राजस्व की गतिविधियों का आप कंट्रोल करें, मतलब उस पर ध्यान दें, ठीक है ना। ये किसको, मतलब ये किसके जिम्मे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जिम्मे दिया गया, ठीक है ना। और इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र जो था वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन के लिए पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि पढ़ाई हुई चीज़ें यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यहाँ तक यदि किसी कारणवश कोई त्रुटि रह जाती है या त्रुटि हो गई हो तो उस त्रुटि को आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें। मैं उस चीज़ को सुधार करके पुनः उस चीज़ को अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रदान करें, ताकि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।